So very good evening to all of you guys. Yes, good evening to all of you. Let's start बेटा. और फाइनली आज हम लोग प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पार्ट पढ़ने वाले हैं. हालांकि उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं. एक इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है ना. और आपको भले ही ये नेम से नहीं पता हो. अच्छा, कितने स्टूडेंट हैं जिनको पता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? किसी को पता है? ये किसको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये क्या होता है? ठीक है, बस एक फार्मूले से ही ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, और वो फार्मूला भी आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. शायद आप लोगों को याद होगा, कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ाया था. एक इवेंट E1 है, एक इवेंट E2 है. उन दोनों इवेंट के इंटरसेक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 हम लोगों ने PE1 प्लस PE2 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2 इस तरह से कुछ फार्मूला पढ़ा था. इसी फार्मूले को हम बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी. और इसी फार्मूले से जो PA इंटरसेक्शन B है ना, अगर इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी होगी तो मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, अगर हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, तो वो टर्म ही वहां से गायब हो जाएगा. और अगर हमारा ऐसा नहीं है तो फिर कैसे हम लोग E1 इंटरसेक्शन E2 निकालते हैं? बस वही हमारा कुछ एक प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टर्म में पढ़ते हैं, जो आपने कई बार पढ़ा होगा. PA अपॉन B, PB अपॉन A, है ना. तो प्रोबेबिलिटी आप A गिवन टू B या B गिवन A, यही बेटा हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है. बहुत ही आसान है, बेहद आसान है. बस इसको अप्लाई करने के कुछ तरीके हैं. उन तरीकों को अगर हम सीख लेते हैं तो बहुत आसानी से ये प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है. तो जो प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने बोला कि एक सिंपल प्रोबेबिलिटी है, फिर एक हमारा दो टाइप्स के मैंने प्रोबेबिलिटी एक्सियम्स वगैरह पढ़ाए थे, है ना. एक सिंपल और एक फिर फ्रीक्वेंशियल, है ना, एक डेटा के बेसिस पे. फिर मैंने आप लोगों को कुछ ऐसा पढ़ाया था कि चलो अब हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे. बस ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद फिर बेटा हमारा आ जाता है स्टैटिकल वाला पार्ट, स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, है ना. तो वो वाला पूरा पार्ट कवर करेंगे. फिर आ जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट, वो पार्ट कवर करेंगे. हो गई प्रोबेबिलिटी कंप्लीट. तो प्रोबेबिलिटी टफ नहीं है, सिर्फ हम लोग उसके नाम से उसको टफ बना देते हैं. आज देखो कितने आसानी से हम ये सारा पार्ट पूरा कंप्लीट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. और एक बार बेटा सेशन को लाइक कर दीजिए. और मैंने शेयर करना छोड़ दिया है, मैं किसी ग्रुप में शेयर नहीं करता, है ना. मेरी प्लस की क्लास होती है, प्लस की क्लास जैसे एंड होती है वैसे ही फिर उस टाइम पे जो भी कॉल्स आई होती हैं उनको बैक करता हूं. देन फिर इसके बाद मैं डिनर करता हूं. डिनर करने के बाद आपकी क्लास शुरू हो जाती है. ठीक है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं शेयर कर पाऊं. पॉसिबल है बेटा जैसे ही आप लोग ये सेशन ज्वाइन करते हो, है ना. और भावना, अगर मैंने इन्फॉर्म नहीं किया, अगर कहीं पर भी उस मैसेज में ये नहीं लिखा या एक दिन क्लास से पहले मैंने नहीं बताया कि क्लास नहीं होगी, तो क्लास 100% होगी, है ना. आप ऐसे परेशान मत हुआ करो, है ना. अगर बाई चांस कभी क्लास नहीं होती है तो मैं उसी सेशन में जाकर मेंशन कर दूंगा कि बेटा आज क्लास नहीं होगी. अदरवाइज क्लास डेली होगी, है ना. बस वो अलग बात है, थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट हो जाता है क्योंकि बेटा मेरी प्लस की क्लास होती है, उसके तुरंत बाद फिर ये क्लास स्टार्ट करनी पड़ती है. यूट्यूब का सेटअप भी स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा 5 से 10 मिनट लेट हो जाती है. बाकी क्लास होगी 100%. ठीक है, मंडे टू फ्राइडे वीक में 5 डेज होनी है. अगर वीक में किसी दिन छुट्टी हो जाती है किसी वजह से, देन सैटरडे को होगी. जैसे इस वीक में अभी एक छुट्टी हो गई थी, तो कल के दिन भी क्लास रहेगी आपकी सैटरडे को. रेडी रहिएगा. कल से MTC और ST. ठीक है, अभी जो मैं डील कर रहा हूं वो 4 सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट फिर इन फ्यूचर या मे बी अभी क्रैश कोर्स के टर्म में मास ट्रांसफर शायद मैं डील करूंगा. और SKS50 ये मेरा रेफरल कोड है, इस कोड के साथ मूव करेंगे 10% डिस्काउंट और जो भी एग्जिस्टिंग ऑफर्स होंगे, है ना. और मेरा गाइडेंस, मेरा सपोर्ट थ्रू आउट योर जर्नी. इसके अलावा जर्नी के बाद भी जब आप गेट में रैंक ले आते हैं, देन आपके एमटेक एडमिशन में, इसके अलावा आपके किसी भी इंटरव्यू में, है ना, तब तक जब तक आप फाइनली सिलेक्ट नहीं हो जाते, तो ये फीलिंग है SKS50 की. ये फीलिंग है आपका मेरा एक दूसरे के सपोर्ट की. ठीक है, अगर ये लैब आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो बेटा डाउनलोड कर लो, है ना. इस ऐप में आप लोगों के आप कुछ प्रैक्टिस सेशन में अरेंज करने वाला हूं, तो वहां से हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे. ठीक है, और ये कोड यूज कर लीजिएगा SKS50. अगर इंस्टॉलेशन में कहीं पर कोड मांगता है, इस कोड से, इस आईडी से, इस नेम से आप मेरी प्रोफाइल सर्च कर लेंगे और वहां पर मेरी जो भी फ्री स्पेशल क्लासेज होंगी उनका आपको
लिंक मिल जाएगा, आप वहां से कंटिन्यू कर पाएंगे, उसका आपको बेटा प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्पेशल क्लास अभी मंडे टू फ्राइडे ये आपका प्रोबेबिलिटी वाला चल रहा था, ठीक है। और बेटा इसमें आज के दिन लिंक नहीं बन पाई तो आज स्पेशल क्लास नहीं रहेगी, लेकिन करेंगे फिर इस टाइम पे। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी का आज लेक्चर नंबर कौन सा है, 6 है। चलिए कंटिन्यू करते हैं यहां से। कल के दिन मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे और उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गए थे, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। और बेटा ये प्रोबेबिलिटी है, जितना आसानी से हमें समझ में आ रहा है उतनी ही आसानी से भूल भी जाती है। जितना कॉन्फिडेंटली हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपने रिवीजन नहीं किया उतना ही कंफ्यूजन हमें क्रिएट हो जाता है हर क्वेश्चन में। इसलिए जितना पढ़ते हो नेक्स्ट डे क्लास से पहले, जैसे 10 मिनट 15 मिनट 12 मिनट लेट स्टार्ट हो रही क्लास, तो उतनी देर में बैठ के रिवीजन करो। आप 9:15 9:20 तक अपना रजिस्टर लेके बैठ जाओ और 20 मिनट रिवीजन कर लो, उससे आपका बेनिफिट हो जाएगा, है ना। और मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग लाइव क्लास करें। जितने भी बच्चे बेटा रिकॉर्डेड फॉर्म में इस सेशन को देख रहे हो, है ना, आपको मेरी एक एडवाइस है, लाइव करो। क्योंकि लाइव बेटा जब हम साथ साथ मूव करते हैं तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर पीछे पीछे चलना है तो रैंक भी फिर पीछे पीछे ही आएगी। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि एक बेहतरीन फीलिंग हो, चीजों को हम क्लियर करें और हर चीज से अवेयर रहें, तो आप लाइव क्लास करिए। लाइव का मजा अलग होता है ना। जैसे आप लाइव मैच देखें उसका मजा अलग है, और जब आप हाईलाइट देखते हैं तो हाईलाइट में वो मजा नहीं होता, जल्दी जल्दी निकाल के सब कंप्लीट कर लिया। तो बेटा दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो आप लोग लाइव करिएगा। ये क्वेश्चंस मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिए थे और इसके बाद फिर रिवीजन भी आप लोगों ने कर लिया होगा। आज हम यहां से स्टार्ट करते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। मैंने क्या बोला, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात की थी, और एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में मैंने आप लोगों को कुछ फार्मूले लिखाए थे। अच्छा, फिर इसके बाद लास्ट क्लास में अभी जो हमारी हुई कल के दिन, मैंने उसमें भी एक फार्मूला लिखा था। चलो फिर से वही फार्मूला लिखते हैं, उसी को हम लोग इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। मैंने माना लेट टू इवेंट E1 and E2 of any experiment are considered, then समझिएगा मैंने क्या माना, सिंपल सा बेटा, दो इवेंट मान लिए। एक इवेंट है E1, एक इवेंट है E1 और एक इवेंट है E2। किसी एक्सपेरिमेंट में, उस एक्सपेरिमेंट के कुछ सैंपल स्पेस होंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, है ना, वो सैंपल स्पेस होगा। उस सैंपल स्पेस में मैंने मान लिया कि एक इवेंट है E1 और एक इवेंट है E2। मुझे बताइए, जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 और E2, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आइदर E1 और E2, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोगों ने बेटा एक ऐसा फार्मूला पढ़ा था, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। और ये फार्मूला आपको याद होगा, सेट थ्योरी से भी याद होगा, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। याद है क्या, याद है ये फार्मूला, यस और नो? अंकिता, जस्ट थोड़ा समय पहले ये कर लूं, फिर इसके बाद आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूं, ठीक है। अच्छा, ये दो फार्मूले हम लोगों ने पढ़े थे। अब सुनिएगा, आपके जो भी कमेंट है मैं आपका कमेंट पढ़ के प्रॉपर आपको अप्लाई रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा बस मुझे टाइम दो, मैं थोड़ा सा पढ़ा दूं ये, है ना, जब बच्चे नोट करेंगे तब मैं आंसर कर दूंगा। तो P(E1 यूनियन E2), एक इवेंट E1 है, एक इवेंट E2 है। जब इन दोनों के यूनियन की, और यूनियन मतलब क्या होता है, और जब हम दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं, ऐसा हो या फिर ऐसा हो, तो मतलब हमने दोनों मान लिया ना, कि ऐसा हो जाए। जैसे हमने बोला कि हमने एक डाइस थ्रो किया, या तो 6 आ जाए या 3 आ जाए, है ना। 6 आ जाएगा तो एक चांस और मिल जाएगी, और 3 आ जाएगा तो जब लूडो खेलते हैं ना, तो किसी का मारना होता है ना, कि मतलब ये 3 आ जाएगा तो एक चाल मिल जाएगी, मैं इसकी गोटी मार दूंगा, है ना। तो दैट मीन्स क्या होता है कि जब हम चाहते हैं या तो ऐसा हो जाए या फिर ऐसा हो जाए, तो वहां पर क्या आ जाता है, और, तो वो हमारा होता है E1 यूनियन E2। अब जहां पर ऐसा होता है दिस एंड दिस, ऐसा हो जाए
और ऐसा हो जाए, वहां पर एंड के केस में होता है हमारा इंटरसेक्शन। एंड के केस में क्या होता है? इंटरसेक्शन। फिर कल एक बच्चे ने और पूछा सर नाइदर E1 नॉर E2, तो मैंने वो भी बताया था E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश के बेसिस पे, तो वो भी अभी बताऊंगा आपको। ये हमारा हो गया, और ये प्रिंसिपल ये हमारा क्या कहलाता है? इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इसके केस में बेटा कुछ केस बनते हैं। कौन कौन से केस बनते हैं? अब हम यहां से 3 केस पढ़ेंगे। एक केस तो हमारा ये हो गया नंबर 1, ऐसा भी हो सकता है बेटा कि E1 एंड E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में E1 इंटरसेक्शन E2 की वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, पहला केस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उस केस में क्या हो जाएगा बेटा? E1 इंटरसेक्शन E2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 5। और उस केस में जो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, वो कितना हो जाता है? 0। और अगर ऐसा केस बना तो हमारा ये फार्मूला क्या हो जाएगा इस केस के लिए? ये हो जाएगा बेटा देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। और अगर सेट थ्योरी से देखें तो E1 एक अलग सेट होगा, E2 एक अलग सेट होगा, उन दोनों को इंक्लूड कर दे रहे हैं, तो वो हमारा PE1 प्लस PE2 को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा हो जाएगा नंबर 1। नोट कर लो बेटा, और यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इतना नोट करिए, और यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछिए। फिर हम बात करेंगे नंबर 2 की। इतना नोट करते जाओ। अब यहां से अगर हम नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 की बात कर रहे हैं। नंबर 2 क्या है? सुनना बेटा, जब हमारा E1 एंड E2 बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, क्या आ गया? इंडिपेंडेंट इवेंट। और इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में हमारा क्या होता है? PE1 इंटरसेक्शन E2, वो क्या हो जाता है? PE1 इंटू PE2, ये हो जाता है। और उस केस में हमारा ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देन PE1 यूनियन E2 इक्वल टू PE1 प्लस PE2 और माइनस PE1 इंटू PE2। ये हमारा सेकंड केस हो गया। नोट कर लो, ठीक है। अब थर्ड केस की बात करते हैं। ठीक है, ये नोट करो। फिर बात करते हैं बेटा नेक्स्ट केस की। नोट करिए, इतना नोट करो। और इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। ये हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? PE1 इंटरसेक्शन E2 के लिए। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछिए, बाकी इतना नोट करिए। तब तक मैं अंकिता को उसका कमेंट पढ़ के आंसर कर दूं। भावना, सर अभी तक स्पेशल में प्रोबेबिलिटी क्लास जो हुई है वो कर लें प्रैक्टिस के लिए। नहीं भावना, वो अभी नहीं करना, वो आप तब करिएगा जब आपका प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि वो जो भी सेशंस पढ़े हुए हैं स्पेशल क्लास में वो मिक्स हैं, और मिक्स का मतलब ये है कि उसमें को पहले ही क्लास में आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए, पहले क्लास में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए, फिर आप परेशान होगे कि सर ने तो ये पढ़ाया नहीं है। मैं खुद बता दूंगा आपको जब करना होगा। आपके लिए पहली क्लास, पहला क्विज कल था। जो आप पहली क्लास होगी वो बेटा कल के दिन होगी, सैटरडे को, कल 11:15 PM से यूट्यूब वालों के लिए। जो दूसरी क्लास होगी वो नेक्स्ट सैटरडे को होगी 11:15 PM से। ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे को होगी, या फिर जल्दी भी कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे को यूट्यूब की क्लास नहीं होगी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो हम जल्दी भी कर सकते हैं। अच्छा, ये क्लियर। फिर इसके बाद एक क्लास और रहेगी आप लोगों की, एक नहीं 2 क्लास और रहेगी। ठीक है, और उसके बाद फिर आप फ्री हैं। जितनी भी क्लास मैंने कराई है वो पूरी क्लास एक तरफ से करना स्टार्ट कर देना। अप्रॉक्स 7 या 8 क्लास मैंने
स्पेशल क्लास में प्रोबेबिलिटी की सॉल्व कराई है, और उस 7-8 क्लास में लगभग मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व कराए होंगे। उतने क्वेश्चन कर लोगे ना प्रोबेबिलिटी में, सारी लाइफ के लिए ना प्रॉब्लम भूल जाओगे कि प्रोबेबिलिटी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। नोट करो जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट, गुणांकर द प्रोबेबिलिटी दैट टू फ्रेंड्स शेयर द सेम बर्थ मंथ इज, सर इसको रिपीट करता हूं, ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं फिर रिपीट करता हूं, ठीक है। डोंट वरी, कोई भी डाउट है मैं क्लियर करूंगा, आप लोग लाइव हो मैं क्लियर करूंगा, ठीक है, बस थोड़ा सा वेट करो। और बेटा जस्ट शेयर कर दो ये सेशन ना, शेयर कर दो, मैक्सिमम 50+ बच्चे आते रहेंगे, मैं पूरी मैथ पढ़ाऊंगा, और अगर ये नंबर बचा तो प्रोबेबिलिटी के बाद बंद कर दूंगा, ये ट्रू है। अगर आप 50+ आते रहे मैं आपको पूरी मैथ पढ़ाऊंगा, पूरी मैथ, ठीक है। चलिए दोनों नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये दोनों, आपको पहले पढ़ा चुका हूं, है ना, फिर आगे बताता हूं आपको। चलो अंकिता, सर आई एम गेटिंग IIT रोपर केमिकल एंड ICT एमटेक केमिकल, व्हाट शुड आई चूज? ICT बॉम्बे अंकिता, ICT बॉम्बे, ठीक है, क्योंकि ICT बॉम्बे IIT रोपर से अच्छा है, न्यू IIT है, ठीक है, इसलिए ज्यादा बेटर है। अगर आपको IIT की ही डिग्री चाहिए, और अब अगर आपको ये लगता है कि आपको आगे जॉब ना करके हायर स्टडी के लिए जाना है, आपको PhD करना है एमटेक के बाद में, है ना, आपको किसी कॉलेज में लेक्चरर बनना है, देन IIT रोपर ले सकते हो, सिर्फ एक कंडीशन में। बाकी ICT बॉम्बे का प्लेसमेंट भी अच्छा है, ICT बॉम्बे का माहौल भी अच्छा है। IIT रोपर अभी नया है, ICT बॉम्बे बहुत पुराना है, वहाँ का प्लेसमेंट सुपर्ब है ना, और अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, पैकेज भी अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि रोपर और ICT बॉम्बे को कंपेयर कर सकते हैं। दैट इज ICT बॉम्बे बेस्ट है, रोपर सिर्फ एक केस में अच्छा है, अगर आपको आगे PhD करना है तो एक IIT का टैग है, और आज से 10 ईयर के बाद IIT रोपर भी ओल्ड IIT में काउंट होगा, है ना, और तब वहां भी IIT रोपर का भी बहुत अच्छा नाम होगा, उसके लिए आपका अच्छा है इन फ्यूचर डिग्री दिखाने के लिए। बाकी अगर आप प्रेजेंट वर्थ की बात करोगे तो ICT बॉम्बे बेस्ट है। अभी हो या चले गए बेटा आप? चलो हो गया, ये दो चीजें हो गई बेटा आपकी, ये हो गया। चलो अब थर्ड हम बात करते हैं। ना ही हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ना ही हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है, हमारा वो डिपेंडेंट है ना। कई लोग बोल देते हैं, जैसे अभी एक दिन मैं क्लास ले रहा था, मैंने इंडिपेंडेंट बढ़ाया तो एक बच्चे ने पूछ लिया, सर अगर डिपेंड करेगा तो? अरे पेशेंस रखो, सब बताऊंगा। अगर हमारा वहां पर कुछ E1 एंड E2 कुछ ऐसा ये नहीं बताया गया कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये नहीं बताया गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो फिर क्या करेंगे? फिर कुछ नहीं, एक फार्मूला होता है PA/B या PB/A का, और उसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं, ठीक है। थैंक यू अंकिता, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं। आप समझिएगा, अगर हम बात करते हैं बेटा उस केस में जब हम PA/B पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल। अब कैसे कंडीशनल, अब समझते जाना। जब हम पढ़ते हैं बेटा PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू, ये होता है बेटा PA इंटू PB/A, ठीक है। और ये PB/A क्या होता है? ठीक है, मैं अभी लिखा देता हूं, वो भी इसको नोट कर लीजिए। और इसी से बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आता है, और हम जब ऐसा निकालते हैं PB/A इक्वल टू, तो ये क्या हो जाता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA, ठीक है। उल्टा करोगे आप, PA/B निकालोगे तो बेटा ये हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, ठीक है। ये दोनों भी नोट कर लेना। बोर्ड में दिख रहा है ना नीचे तक बेटा? हाँ दिख रहा है, ठीक है। ये नोट करो, ये नोट करो। और इनका मतलब, अभी कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा, सर ये B/A मतलब नहीं समझ में आया, क्यों परेशान हो?
है ना, यही फॉर्मूले से ये आता है। लेकिन आप लोगों को क्या है ना, रटाया जाता है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है जब P A बाई B होगा, A B पर डिपेंड करेगा, B बाई A होगा, B A पर डिपेंड करेगा। बेटा मैं A बाई B यहां पर लिख गया हूं, यहां E1 E2 लिखा हूं, आप समझ लेना। A को E1 और B को E2 से रिप्रेजेंट कर देना, मैं गलती से A और B लिख गया हूं, ठीक है। तो क्या है, आप A बाई B लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है इसका मतलब, ये समझना, ये A बाई B या B बाई A, यही तो कंडीशन है, यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, जो P A बाई B या P B बाई A लिखा है, यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आपको क्या किया जाता है, ये रटाया जाता है, फार्मूला रट लो, A इंटरसेक्शन B अपॉन P A या A इंटरसेक्शन B अपॉन P B। रटाए, क्यों रटना है बेटा, ये फार्मूला आपको पता है ना, ये केस पता है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके 3 केस होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट इवेंट और कंडीशनल। तो कंडीशनल वाले से ये आता है, वहां से ये फार्मूला आ जाता है, ये फार्मूला याद। तो सर इसको अप्लाई कैसे करेंगे, वेट करो, वो भी बताता हूं अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, जस्ट वेट करो। कंडीशनल में 2 इवेंट एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, यस, 2 इवेंट एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, सही है। बस एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, अगर P A बाई B निकाल रहे हो तो जो अपॉन में B है ना, तो PB अपॉन में आएगा। P B बाई A निकाल रहे हो तो ये PA अपॉन में आएगा। बस ये इस बात को याद रखना, यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा कर देते हैं। अगर P B बाई A है तो अपॉन में आ रहा है तो अपॉन में PA रखना, ऊपर दोनों में सेम रहेगा A इंटरसेक्शन B, और ये P A बाई B है तो अपॉन में PB रहेगा, ये याद रखना। और A बाई B या B बाई A ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन ही होता है, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन ही होता है, और इन्हीं दोनों फार्मूले को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, इन्हीं दोनों फार्मूले को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। चलो नोट कर लो। सर अब ये कंडीशन कैसे होगी, ये कंडीशन कैसे होगी, कंडीशन ऐसी है बेटा कि 2 इवेंट है, सुनना मेरी बात, 2 इवेंट है। एक इवेंट है कि हमने टॉस किया, और दूसरा इवेंट है कि हमने एक बॉक्स से बॉल निकाली। अब कंडीशन समझना, कंडीशनल कैसे, इवेंट एक है कि हमने टॉस किया, और कंडीशन 2 है कि हमने एक बॉल पिक की। अब क्या है, सुनना, क्वेश्चन समझना, हमने एक टॉस किया, हेड आया तो बॉक्स 1 से एक बॉल निकाली, टेल आया तो बॉक्स 2 से एक बॉल निकाली, उस बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। यह है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस टाइप के क्वेश्चन सुने ना आपने, कि हमने एक डाइस थ्रो की, अगर ऑड नंबर आया तो हमने एक थैले से एक सिक्का निकाला, इवन नंबर आया तो दूसरे आइडेंटिकल थैले से एक सिक्का निकाला, वो सिक्के के 5 का सिक्का होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन सुने आपने, यही होते हैं हमारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के पार्ट। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा बताओ, इतना क्लियर है कि नहीं, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इतने सारे कमेंट। अनमोल यादव, म्यू कहां भाई शेयर किया है सर ने, टाइटल देना वीडियो का भाई। उत्पल क्या हुआ बेटा, इसमें शेयर का ऑप्शन आता है, देखो ना, वो बस वहीं पर शेयर पे क्लिक करो, जहां भी टेलीग्राम व्हाट्सएप जहां भी शेयर करना है कर दोगे। कंडीशनल में 2 इवेंट एक दूसरे के, हाँ ठीक है सर, इट इज टीचर लाइक यू हु चेंजेस द लाइफ ऑफ स्टूडेंट लाइक मी। थैंक यू बेटा अंकिता, बस जहां भी रहना, टच में रहना, कांटेक्ट में रहना, है ना। कभी हो सकता है कि आपके जूनियर्स को आपकी नीड पड़े तो आप लोगों को भी सपोर्ट करना रहेगा, बस इतना ही चाहिए मुझे, है ना। बाकी मैं अपना वर्क कर रहा हूं अच्छे से, आप लोग अपना करते रहिए बस बेस्ट फॉर्म में। सर ABC हो तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भाई पहले एक एक का कर लो, अगर आपको मुझे टेस्ट करना हो तो भाई बता दूं, ABC का फिर तीनों का केस बनता है, फिर AB BC CA तीनों का अलग अलग लेते हैं, और ABC का फिर वो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अभी 2-2 का कर लो, एक साथ क्यों, आपको मतलब थोड़ा थोड़ा कवर करो ना, एक साथ पूरा कवर क्यों करना है बेटा, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखो यार, सब होगा। सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में डिपेंडेंट इवेंट में काउंट होता है क्या, नहीं बेटा, वहां पर इंडिपेंडेंट नहीं बोलेगा, आपको वहां क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि हमारा ऐसा डिपेंडेंट, मैंने ऐसा बोला कि अब ये डिपेंड नहीं हो गया कि हमने एक टॉस किया, अब टॉस करने के बाद अब जब हम बॉक्स 1 की तरफ जा रहे हैं, टॉस करने के बाद बॉक्स 2 की तरफ जा रहे हैं, तो वो हमारा पहले इवेंट पे डिपेंड नहीं कर गया,
तो वो कुछ डिपेंडेंसी तो हो गई ना उस पे, उसकी भी प्रोबेबिलिटी कंसीडर करते हैं हम। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करो बस, ठीक है। चलो सर, सियारे पढ़ के क्या फीलिंग बहुत आया है, थैंक यू बेटा। बस अब मैथ पढ़ के फीलिंग लो। सर मैं पूछ रहा था कि मेरे गेट पेपर क्वेश्चन हो जाते हैं पर रेफरेंस बुक के, अरे यार पढ़ लो, है ना, ये सब कमेंट बाद में कर लेना। सर आपके साथ बने रहें तो हम कुछ भी कर सकते, बस ये कॉन्फिडेंस है ना तो कुछ भी करेंगे। सुनो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बाकी कुछ अब बचा नहीं है ना, उसमें कुछ मैं बताऊं, बस एक ही पेज में मैं, सॉरी कहां ज्यादा आगे निकल गए, एक ही पेज में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, बस इसको याद रखना। P(E1) यूनियन E2 इक्वल टू P(E1) प्लस P(E2) माइनस P(E1) इंटरसेक्शन E2। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में म्यूचुअली दोनों को मिक्सअप करना होता है, जहां पर उसका सेट थ्योरी के बेसिस पे फाई आता है, कोई भी इवेंट हमारा वहां पर मैच नहीं करता, उस केस में जो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो हो जाती है, उस केस में ये वाला टर्म जीरो हो जाता है, तो P(E1) इंटरसेक्शन P(E1) यूनियन E2 इक्वल टू P(E1) प्लस P(E2) हो जाता है। सेकंड केस याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, और ये P1 इंटरसेक्शन E2 इसी बात को बताता है कि उन दोनों में कॉमन कितना है, वो कॉमन निकालने के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब इंटर मल्टीप्लाई करते हैं वो एंड को रिप्रेजेंट करता है, और पहले की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे मल्टीप्लाई फार्मूला आप प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी भी इसे बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फार्मूला प्रोबेबिलिटी भी इसे बोलते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट की जो ये मिक्स प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इसको। फिर थर्ड हम लोगों ने बात किया कंडीशनल की। कंडीशनल में हमने बात किया कि जब E1 और E2 दो अलग अलग इवेंट होंगे और उनके बारे में ये दोनों चीजें नहीं दी होंगी, लेकिन E1 के बेसिस पे कोई आगे का एक इवेंट दिया होगा तो कहीं ना कहीं उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, और उस केस में हमारा जब P(E1) इंटरसेक्शन E2 या PA इंटरसेक्शन B निकालते हैं तो वो PA इंटू PB/A हो जाता है, और उस केस में अगर हमें P(E1) यूनियन E2 निकालना हो तो P(E1) प्लस P(E2) माइनस, और ये फार्मूला यहां पर पुट कर देते हैं तो PA इंटू PB/A हो जाएगा। समझ रहे हो, अगर ये निकालना है तो उसमें मैंने अलग से आपको बताया कि ये जो PB/A लिखा है ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में बेटा P/A या PA/B ये दोनों मैंने अलग से मेंशन कर दिया, इसी फार्मूले से आता है। तो अगर PB/A निकालेंगे तो PA अपॉन में आ जाएगा, और PA/B कर देंगे तो यही फार्मूला क्या चेंज हो जाएगा, सुनना, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख दूं, अगर यही फार्मूला मैं यहां पर दोनों लिख दे रहा हूं, PA इंटरसेक्शन B, ठीक है, अब AB में लिख दिया तो AB में लिखते हैं E1 E2 की जगह, तो PA इंटरसेक्शन B हमने क्या लिखा, PA इंटू PB/A, ठीक है। और अगर बेटा इससे उल्टा लिखे हम लोग, PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू सेम यही फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, PB इंटू PA/B, दोनों बेटा सेम ही है, दोनों बेटा सेम ही है, बस इस वाले से हम लोग PB/A कैलकुलेट कर लेते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अब B/A क्या हो जाएगा, PA अपॉन में आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA, और अगर इससे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, P ये A/B हो जाएगा, A/B इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। और मैंने क्या बोला, जस्ट आपको इतना याद रखना है कि अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो अपॉन में होगा, ये B/A है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में होगा, ये A/B है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन में होगा। लिखेगा वेयर PA/B और B/A इज, पहले एक का लिख लो, वेयर PB/A is the probability of B given A, probability of B given A, PB/A,
और अगर P A बाई बी करें उल्टा हो जाएगा। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B। नोट करो। और ये कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी बेटा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो, सिर्फ प्रोबेबिलिटी की जगह आप यहां पर लिख सकते हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, यहां पर लिख सकते हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी से। हो गया? नोट कर लिया? ठीक है, डन। डन बोल दिया करो यार, लिख दिया करो डन, है ना। अच्छा अब सुनो आगे। अगर बेटा हम यहीं पर बात करें, एक बंदे ने पूछा था कि सर नाइदर ए नॉर बी, किसी ने पूछा था ना, मुझे याद नहीं है, शायद उत्पल आपने ही पूछा था क्या? किसी बच्चे ने पूछा था। चलो यहां से मैं एक उसको भी थोड़ा सा बता दूं, है ना, थोड़ा सा उसको भी बता दूं। अगर कभी पूछा जाए नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए मतलब ए का कंजुगेट बोल रहे हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट, नॉर बी, बी का भी कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटरसेक्शन। ठीक है, और ये जो होता है बेटा इक्वल टू 1 माइनस, बता सकते हो क्या फॉर्मूला होगा? 1 माइनस आइदर ए और बी, 1 माइनस आइदर ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी। अब कोई मुझे बता सकता है ये आइदर ए और बी का फॉर्मूला क्या होगा? सर क्या क्लास 9 का भी क्लास पढ़ाते हैं? मैं बेटा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं दोस्त, ठीक है। 9th वाला बच्चा अगर चाहे तो ये कवर कर ले, बाकी 9th का अलग से नहीं पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी आइदर ए और बी। आपको याद आया कि आइदर ए और बी यूनियन क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये फार्मूला भी आप साथ में याद कर लेना, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी। नोट कर लो। हाँ आपने ही पूछा था ना, चलो अभी क्लियर। ये नाइदर ए तो ए डैश, नॉर बी बी डैश, और दोनों नहीं तो दोनों का इंटरसेक्शन। तो 1 माइनस आइदर ए और बी, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ना। आप बेटा पूछो नहीं पूछो, जितनी चीजें हैं ना मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, है ना। एक्चुअल में क्या होता है, बच्चे पहले से ही सोचने लगते हैं अच्छा सर अब ये भी पूछ लेते हैं, ये भी पूछ लेते हैं। पेशेंस रखो, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं बताऊंगा, है ना। आपके सिलेबस का पार्ट है, सब कुछ कवर करूंगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन मैंने आपको वही रखा है, पी आर बाई एस, पी एस बाई आर। अच्छा आर बाई एस 1, आर बाई एस 0, एस बाई आर 1, एस बाई आर 0। जरा क्वेश्चन तो पढ़ लो, ऑप्शन पहले ही पढ़ने लगे, ठीक है। क्वेश्चन तो पढ़ लो, बस मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि प्रोबेबिलिटी एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी गई, ठीक है। क्वेश्चन करो जरा, क्वेश्चन पढ़ो, देखो ए फेयर डाइस इज रोल्ड। क्वेश्चन पढ़ो, देखो और बताओ मुझे क्या होगा इसका। क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। A fair die is rolled. Let R denote the event of obtaining a number less than or equal to 5. Less than or equal to 5, समझ गए होगे। And S denote the event of obtaining an odd number. Then which one of the following about the probability P is true? अच्छा मुझे बताओ क्या बोल रहा है? Let R डिनोट द इवेंट ऑब्टेनिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 5। तो किसी भी डाइस का
सैंपल स्पेस कितना होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कितना होगा? क्या बोल रहा है? लेट आर डिनोट द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 5। लेस देन और इक्वल टू 5 मतलब 1, 2, 3, 4 ये लेस देन हो गया, और इक्वल टू 5 तो ये क्या हो गया बेटा? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/6, हाँ या ना? फिर क्या बोल रहा है? डिनोट द, अच्छा, एंड एस डिनोट द इवेंट ऑफ द ऑब्टेनिंग एन ऑड नंबर। अच्छा मुझे बताओ पी एस, तो इवेंट एस के आउटकम क्या क्या होंगे? ऑड नंबर ना, 1, 3, 5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उसकी? 3/6। आप इस तरह से मत लिखना, प्रोबेबिलिटी आर 5/6 है, प्रोबेबिलिटी एस 3/6 है। मैंने बीच में इवेंट लिख दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है? ये इवेंट है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो कितना हो जाएगा? ये 5/6, ये 3/6, ठीक है? क्या बोल रहा है? देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी पी इज ट्रू। अच्छा, एक R/S, R/S, S/R, S/R, ठीक है? जो भी है यार, फॉर्मूला लिखो जरा। P R/S, R/S आपको याद आएगा? A/B, तो B अपॉन में आएगा, ये क्या हो जाएगा? P R इंटरसेक्शन S अपॉन PS। गॉट इट? अच्छा, फॉर्मूला हम लिखे P S/R इक्वल टू P R इंटरसेक्शन S अपॉन P ऑफ R। चलो अब मुझे ये बताओ, R इंटरसेक्शन S क्या है? R हमारा ये वाला था, S ये वाला था, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है? 135, 135। कितनी प्रोबेबिलिटी है? P R इंटरसेक्शन S की प्रोबेबिलिटी कितनी है? जल्दी से बताओ, सोचो समझो और बताओ। P R इंटरसेक्शन कितने नंबर दोनों में मैच कर रहे हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? जल्दी से बताओ कितनी होगी? अरे यार 135 3/6, क्या बोलते हो? 3/6 हो गया। पुट कर दो फॉर्मूले में, P R/S 3/6 अपॉन PS 3/6 कितना आ गया? 1। चलो ये निकाल दो, P R इंटरसेक्शन S कितना? 3/6 और P R 5/6, यहां से कितना आ गया? 3/5। 0, 0 ये तो पहले गलत हो गया। R/S 1 आ रहा है और S/R 1, ये तो 3/5 आ रहा है, ये गलत है। हमारा कौन सा सही हो गया? ऑप्शन ए। बताओ टफ था क्या? बताओ बेटा, कहीं से टफ था क्या? किसी को टफ लगा? ये किसी को टफ लगा क्या? बोलो। अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछो, किसी को कोई डाउट है? अच्छा ये समझ में आ गया ना सर, फार्मूला कैसे लगाएंगे, है ना? किसी को डाउट था सर ये R/S का मतलब क्या है? क्लियर हो गया। R/S का मतलब है P R इंटरसेक्शन S। ये कहां से आएगा? जो इवेंट दिए होंगे। अब वो इवेंट का हमने निकाल लिया, क्या आ रहा है? इंटरसेक्शन। PS अलग से निकाल लिया, PR अलग से निकाल लिया, सॉल्व कर लिया। अब बताओ किसी को कोई डाउट? अरे मेरे बच्चों 30 स्टूडेंट प्रेजेंट हो, कम से कम आधे तो कमेंट कर दिया करो। डाउट है तो बोलो यस, नहीं है तो बोल दो नो। उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कमेंट करने में? आपके पैसे लग रहे हैं क्या? फिक्स है कि एक दिन में 10 ही कमेंट कर सकते हो, 10 से ज्यादा किया तो आपका 100 रुपए कट जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? फिर कमेंट करने में इतनी क्यों कंजूसी? कल भी मैंने बोला था एक्टिव रहना इंपॉर्टेंट है यार। आप कमेंट नहीं करोगे, मुझे सपना आएगा नहीं आपको क्लियर हो गया, मुझे सपना आएगा नहीं आपको डाउट है। अगर डाउट है तो पूछो और क्लियर है तो बोलो क्लियर है, उसमें भी संकोच कर रहे हो। तो ऐसे कैसे हरकतें कर सकते हो यार आप लोग? P R इंटरसेक्शन S, रिपीट करो ना, R इंटरसेक्शन S। मैं रिपीट कर देता हूं पूरा क्वेश्चन एक बार, ठीक है? बहुत से बच्चों को अभी हो सकता है डाउट हो। सुनिएगा, ए फेयर डाई इज रोल्ड। फेयर डाइस, डाइस के केस में जो बेटा सैंपल स्पेस होता है वो होता है 1, 2, 3, 4,
4,5,6। ठीक है, लेट आर डिनोट द इवेंट। आर एक इवेंट है, आर एक इवेंट है, और वो इवेंट क्या कह रहा है, ऑफ ऑब्टेनिंग अ नंबर लेस देन आर इक्वल टू 5, 5 या उससे लेस। क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, एंड एस डिनोट द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग एन ऑड नंबर। एस क्या हो जाएगा, ऑब्टेनिंग एन ऑड नंबर 1 3 5। ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी पी इज ट्रू। ये हमने देखा आर बाई एस, एस बाई आर, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। हमने तुरंत यहां पर फार्मूला लिखा, क्या फार्मूला लिखा, पी आर बाई एस इक्वल टू, मैंने फार्मूला याद करने का तरीका बताया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो दो इवेंट होंगे उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, और जो अपॉन में होगा उसके नीचे प्रोबेबिलिटी ले लो। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, आर इंटरसेक्शन एस, और जो नीचे हो वो उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे ले लो। दूसरा मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी एस बाई आर लिखने का, उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो आर इंटरसेक्शन एस, चाहे आप लिख दो एस इंटरसेक्शन आर, बात तो एक ही है, और अपॉन जो नीचे हो उसका प्रोबेबिलिटी लिख दो पी ऑफ आर। ठीक है, ये लिख दिया। अब हमें नीड क्या क्या है, हमें पी आर इंटरसेक्शन एस चाहिए। अच्छा, आर इंटरसेक्शन एस, ये बेटा आर इवेंट है, ये एस इवेंट है। आर इंटरसेक्शन एस, इन दोनों में कॉमन नंबर कौन कौन से हैं, आर और एस में कॉमन क्या है, 1 दोनों में है, 3 दोनों में है, 5 दोनों में है। क्या क्या कॉमन है, 1 3 5। चलो आप सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। आर ये है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कितना होगा, 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 6, तो 5/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना होगा, ऑड नंबर 1 2 3, तो कितना 3/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एस कितना होगा, 1 2 3, 3 नंबर है, 3 आउट ऑफ, भाई टोटल तो 6 ही थे, 6 तीनों आ गया, पुट कर दो। पी आर इंटरसेक्शन एस कितना आया, 3/6 अपॉन पी एस 3/6, 3/6, इसका रेशियो क्या हो गया, 1। ये निकाल दो, पी आर इंटरसेक्शन एस 3/s, और पी आर क्या है, 5/6, 5/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, 3/5। मैच कर लो बेटा, आंसर कौन सा सही है, ये आंसर आपका करेक्ट है। आप किसी को कोई डाउट, अभी किसी को कोई डाउट, अनीता आज हो नहीं क्या बेटा आप, पी आर इंटरसेक्शन एस 3/5 था सर, बिकॉज पी 1 2 3 4 5। बेटा इंटरसेक्शन 3/5 कैसे, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, नो डाउट, हो प्रेजेंट हो, ठीक है ठीक है ठीक है। बेटा जो इंटरसेक्शन ले रहे हैं, सुनना, आपका मैं डाउट क्लियर कर दे रहा हूं, किसने पूछा है, मनम माही। सुन लो बेटा, आर बाई एस, ये दोनों किसके इवेंट है, आर एक इवेंट है, एस एक इवेंट है। हमने ये आर इंटरसेक्शन एस निकाला है, तो ये आर इंटरसेक्शन एस इन दोनों का इंटरसेक्शन, लेकिन जो ये 1 3 5 आ रहा है वो किस में आ रहा है, डाइस में ना, और डाइस की सैंपल स्पेस कितने हैं, 6 ना, तो 3/6 होगा कि 3/5 होगा। अगर हम ये बोलते कि आर के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हो तो हम निकालते ना, ये तो पी आर बाई एस निकाल रहे हैं ना, पी आर इंटरसेक्शन एस निकाल रहे हैं ना, तो इंटरसेक्शन के केस में तो जो आर और एस का इंटरसेक्शन होगा हमने वो निकाला, और ये तीनों नंबर उसी डाइस के ही तो इवेंट है, तो हमने क्या निकाला, डाइस का सैंपल स्पेस, इसलिए हमने किया। ठीक है मनम, क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे मूव करेंगे, सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए कंपनी परचेज्ड कंपोनेंट फ्रॉम फर्म पी क्यू आर एस सोन इन द टेबल बिलो। 3 फर्म है, एक फर्म पी है, एक फर्म क्यू है, और एक फर्म आर है, पी क्यू आर। और इन फर्म से टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट परचेज, पी फर्म से 1000 कंपोनेंट परचेज किया। कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, कोई कार हो सकती है, कोई बल्ब हो सकता है ना, एलईडी हो सकती है, टीवी हो सकती है, एसी हो सकती है, कुछ भी। तो एक फर्म से उन्होंने 1000 कंपोनेंट परचेज किया, क्यू फर्म से इन्होंने 2500 कंपोनेंट परचेज किया,
आर फर्म से उन्होंने 500 कंपोनेंट परचेज किया। अब क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ कंपोनेंट लाइकली टू बी डिफेक्टिव। जब हम पी फर्म से 1000 कंपोनेंट परचेज करते हैं उसमें 5 कंपोनेंट डिफेक्टिव होते हैं, खराब निकल जाते हैं। जब हम क्यू फर्म से 2500 आइटम परचेज करते हैं, कंपोनेंट परचेज करते हैं, तो उसमें 5 कंपोनेंट आपके वेस्ट हो जाते हैं। जब 500 आर से हम परचेज करते हैं तो उसमें 2 कंपोनेंट वेस्ट हो जाते हैं। मुझे बताइए सबसे कम डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी किस फर्म की है? जो क्वेश्चन लिखा है वो छोड़ दो, मैंने जो पूछा वो बताओ, सबसे कम डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी किस फर्म की है? जल्दी से बताइए। ओके ओके मनम, ओके बेटा क्लियर। जल्दी से मुझे बताइए सबसे कम डिफेक्टिव कंपोनेंट किस फर्म से हम परचेज कर रहे हैं? किस फर्म की सबसे कम डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है? इतना क्या सोच रहे हैं यार? क्योंकि अगर यहां पर 2500 तो इसको भी 2500 कर दो। इसमें 2500 करने के लिए 2.5 का मल्टीप्लाई करोगे और यहां 2.5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 से तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो मतलब पी का डिफेक्टिव आइटम ज्यादा है। ये 500 है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करोगे तब 2500 होगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करें 10, तो सबसे कम कहां पर आ रहा है? 5। अच्छा अगर ऐसे नहीं निकाले, ऐसे करें प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स ऑफ फर्म पी, तो डिफेक्टिव आइटम्स ऑफ फर्म पी तो कितने डिफेक्टिव है? 5 आउट ऑफ 1000। कितना हो जाएगा? सॉल्व करके निकाल दो तो कितना हो जाएगा? 1/200। ठीक है, 1/200 का मतलब आप सॉल्व कर लेना कितना आएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन फर्म क्यू, तो कितना हो जाएगा बेटा? 5 आउट ऑफ 2500, 1/500। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डिफेक्टिव आइटम्स फ्रॉम फर्म आर कितना हो जाएगा? 2/500, तो 1/250। तीनों को सॉल्व करके निकाल दो, सबसे कम वैल्यू किसकी आएगी? तीनों को सॉल्व करो, 1/200 ये कितना आ रहा है? 0.005। 1/500 ये कितना आएगा? 0.002 और ये आएगा आपका 0.0025। तो सबसे कम डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी किसकी है? क्योंकि देन पी की, देन आर की और देन पी की। सबसे ज्यादा डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी पी की, सबसे कम डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्यू की। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना। ये तो इतना समझ गए ना, कभी भी अगर इस टाइप से दिया जाए तो कितने डिफेक्टिव आउट ऑफ टोटल, इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। ये सिंपल प्रोबेबिलिटी हो गई। चलो अब मुझे ये बताइएगा, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कंपोनेंट्स आर क्लोज टुगेदर, द कंपोनेंट्स आर क्लोज टुगेदर। एक फर्म है, उस फर्म ने 3 डिफरेंट फर्म से कुछ कंपोनेंट परचेज किए। कितने टोटल इनका कर दो, इनका टोटल कर दो। कितना कितना परचेज किया? 4000 कंपोनेंट परचेज किया। ठीक है, द कंपोनेंट आर क्लोज टुगेदर, सबको एक साथ रख दिया, सबको एक साथ रख दिया। अब हमें नहीं पता कौन सा फर्म पी का है, कौन सा फर्म क्यू का है, कौन सा फर्म आर का है, लेकिन हमें एक चीज पता है, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स वहां पर 12 है। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स वहां पर 12 है। आगे क्या पूछ रहे हैं? वन ऑफ द कंपोनेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। हमने एक आइटम निकाला और वो आइटम डिफेक्टिव निकल गया। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज सप्लाइड बाय फर्म आर। बेटा एक चीज बताओ, टोटल वहां पर 12 डिफेक्टिव है और आर के डिफेक्टिव कितने हैं? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम which is supplied by firm R equal to 2R के हैं आउट ऑफ 12। कितना आंसर हो गया? 1/6।
कितना आंसर हो गया? ए कहां से करेक्ट है मेरे लाल? ए कहां से करेक्ट है ना? आपने कर दिया 2/500। क्यों? वहां पर टोटल आइटम तो 4000 है। अभी मैं दूसरा तरीका भी बताता हूं आपको। अभी मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आपको बताता हूं। अभी तो मैंने सिंपल प्रोबेबिलिटी से बता दिया कि आप सोचो बहुत सारे आइटम रखे, उस आइटम में टोटल डिफेक्टिव आइटम है 12, उनमें से हमने एक पीस निकाला और कोई एक पीस डिफेक्टिव है। बोल रहा है फर्म आर से ही हो वो। अरे आर से टोटल डिफेक्टिव ही 2 से, और वो 12 डिफेक्टिव है टोटल, तो वो 2/12 हो गया, 1/6 प्रोबेबिलिटी आ गया। अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कैसे करेंगे, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। अभी तो मैंने सिंपल प्रोबेबिलिटी लगा दी है ना, बहुत दिमाग नहीं लगाना था, इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, टोटल डिफेक्टिव आइटम है 12 और जो आर से डिफेक्टिव है वो 2, तो 2/12 सीधे आंसर आ गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाइए और सबके बेसिस पे सॉल्व करिए और फिर मुझे बताइए कितना होगा आंसर। सॉल्व करिए, सोचिए, समझिए और आंसर निकालिए। सोचिए, समझिए और आंसर निकालिए। करिए, कर सकते हैं? कर सकते हैं। मैं इसको रफ कर दूं, ये लो पढ़िए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से करना है आपको, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से करना है और फिर मुझे करके बताइए कितना होगा। मींस इफ 1000 10,000 कंपोनेंट है फिर भी सेम आंसर आएगा अगर ये चेंज नहीं हो रहा तो, क्योंकि आपको डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आपको उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, डिफेक्टिव कितने हैं ये चेंज, और सही होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फिर ये चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आप सोचो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मैंने बोला आपको निकालना है P R/D, R का हो और डिफेक्टिव हो। P R/D, R का हो और डिफेक्टिव हो। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बोलो? अच्छा, ये फार्मूला क्या आएगा? फार्मूला क्या आएगा? R/D का फार्मूला क्या आएगा? ये हो जाएगा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ R इंटरसेक्शन D अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ D। हाँ या ना? वो क्या बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज सप्लाइड बाय फर्म R, R का हो और डिफेक्टिव हो, R का हो एंड डिफेक्टिव हो। यही है ना भाई, इंटरसेक्शन कहां निकालते हैं? जब दो एंड आ जाता है ना बीच में, R का हो एंड डिफेक्टिव हो, तो R का हो एंड डिफेक्टिव हो। अच्छा, PR इंटरसेक्शन D क्या होगा? PR इंटरसेक्शन D क्या होगा कि R से हो और डिफेक्टिव हो। क्या होगा? कितना होगा? सोचो, टोटल आइटम कितने हैं? हमने वहां पर टुगेदर एक साथ पूरे रख दिए, हमने वहां पर एक साथ पूरे रख दिए 4000। अब उस 4000 से जब हम पिक करेंगे उसका आर फर्म के जो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है बेटा? 2 आउट ऑफ 4000। और टोटल प्रोबेबिलिटी जो है सभी के डिफेक्टिव होने की वो कितनी है? 12। बस सिंपल सा हो गया। R इंटरसेक्शन D, R का हो और डिफेक्टिव भी हो तो 2/4000 अपॉन PD, मतलब जितने भी टोटल डिफेक्टिव हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 12/4000। क्या आ गया? 2/12। क्या आ गया? 1/6 आंसर। ये हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो बेटा, जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जितने तरीके के क्वेश्चन करेंगे उतना ही हम लोग कॉन्फिडेंटली मूव कर पाएंगे। एक दो क्वेश्चन से अपने आप को, या क्वेश्चंस हमसे नहीं हो रहे, निगेटिविटी मत लाना, अपने आप को जज मत करने लगा मुझसे नहीं हो सकता,
ऐसा कुछ नहीं है बेटा जो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव रहो देन मूव करो। क्वेश्चंस मैं बहुत सारे कराने वाला हूं, और यकीन मानिए प्लस वाले बच्चे जब मैथमेटिक्स स्टार्ट किए, मुझे आज भी याद है फर्स्ट सेशन था, कम से कम 15-20 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये बोला सर मैथ्स मेरी बहुत वीक है। कुछ बच्चों का मैसेज आया जिन लोगों ने बोला कि सर मैथ्स में ना मुझे कभी समझ में नहीं आई, और वही बच्चे फटाफट आंसर करते हैं, ठीक है। जब आप क्विज करेंगे ना तब मैं आपको उनका नाम भी बता दूंगा, उन्हीं के सामने वो एक्सेप्ट भी करेंगे कि हाँ सर हम लोगों ने ऐसा बोला था। और इसके बाद आज जब क्विज होती है ना, जब आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन करते हैं ना, सबसे पहले उनका आंसर आता है। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन करना पड़ेगा और होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो जरा। ए बॉक्स कंटेन्स, अच्छा अब आ जाता है थोड़ा सा चेंज है सर। कंडीशनल प्लीज अगेन, मैं फिर से बता देता हूं, कंडीशनल प्लीज अगेन फिर से मैं बता देता हूं, सुनो क्या बोल रहा है। दी कंपोनेंट आर क्लोज टुगेदर, एक साथ रख दिए गए, एक साथ रख दिए गए तो वो मिक्स कर दिए गए। अब हमें नहीं पता कौन सा किस फर्म का है, बस हमें इतना पता है टोटल कितने 4000 है। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो हमारी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती। कैसे चेंज होती, फिर जब और आगे पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कैसे चेंज होता। दी कंपोनेंट आर क्लोज टुगेदर, हमने टोटल इतने आइटम वहां से परचेज किए और उनको सभी को एक साथ मिक्सअप करके रख दिया। टोटल हमारे पास 4000 आइटम है, ये हमें पता है। वन ऑफ द कंपोनेंट इज सिलेक्टेड, उस 4000 से हमने एक कंपोनेंट निकाला एट रैंडम एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और वो डिफेक्टिव निकल गया, और वो डिफेक्टिव निकल गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज सप्लाइड बाय फर्म आर, तो मतलब फर्म आर से वो परचेज किया गया हो और वो डिफेक्टिव हो। फर्म आर से परचेज किया गया हो और वो डिफेक्टिव हो, ठीक है। तो पहले क्या है, पहले हमारा कि वो फर्म आर का हो। अब फर्म आर में तो बहुत सारे होंगे, लेकिन वो डिफेक्टिव हो, तो हमने क्या निकाला, हमने निकाला बेटा फर्म आर से हो और डिफेक्टिव हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बाई डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बाई डी, ठीक है। अब जब हम प्रोबेबिलिटी आर बाई डी निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा पी ऑफ आर इंटरसेक्शन डी अपॉन पी डी, ये हो जाएगा। आर इंटरसेक्शन डी मतलब आर का हो और डिफेक्टिव हो अपॉन पी डी। आर के कितने डिफेक्टिव थे, 2, ठीक है। आर के सिर्फ 2 डिफेक्टिव पीस थे आउट ऑफ, एक साथ टोटल रखे आउट ऑफ 4000, तो आर के कितने डिफेक्टिव है, 2/4000 अपॉन पीडी टोटल डिफेक्टिव कितने हैं, कितने 5 + 5 + 2 कितने हैं टोटल 12, तो 12/4000, ये क्या हो गया 2/12 1/6, ठीक है। गॉट इट बेटा। चलिए नेक्स्ट। अब ये थोड़ा सा हमारा इसमें 2 चीजें हैं, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी है, पहले आपको मैं वो समझाता हूं, ठीक है। फिर टोटल प्रोबेबिलिटी भी है, मैं आपको वो भी समझाता हूं, दोनों चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। क्या हुआ उत्पल, मैसेज करके डिलीट क्यों कर दे रहे हो भाई, कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। अभी आगे सुनना, लेकिन जो आपकी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ प्रोबेबिलिटी से आगे मूव नहीं करेगा मैथमेटिक्स, ये याद रखना। चलो, ए बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू बॉल एंड 4 रेड बॉल, क्या बात है। बॉल वाले से याद आए, कुछ कल हम लोगों ने मजे किए थे बॉल में। अनदर आइडेंटिकल बॉक्स, अच्छा पहले एक बॉक्स ये, बॉक्स 1, बॉक्स 2, और एक वर्ड और यहां पर देखना आइडेंटिकल, दोनों एक जैसे हैं, दोनों में कोई चेंज नहीं है, दोनों कलर शेप साइज सब एक जैसा है, ये है बॉक्स 2। पहली बॉक्स में 3 ब्लू बॉल है 4 रेड बॉल है, 3 ब्लू बॉल है 1 2 3 और 4 रेड बॉल है 1 2 3 4। फिर दूसरे बॉक्स में 2 ब्लू बॉल है 1 2 और 5 रेड बॉल है 5 रेड बॉल है 1 2 3 4 5, ठीक है। बॉक्स के अंदर है, बाहर से बॉक्स आइडेंटिकल है। क्या बोल रहा है, 1 बॉल इज पिक्ड एट रैंडम, एक बॉल हमने पिक की,
फ्रॉम वन ऑफ द टू बॉक्स, ये नहीं बोला फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स और फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स सेकंड बॉक्स, ऐसा नहीं बोला कि पहले बॉक्स से चूज करो या दूसरे बॉक्स से, ऐसा कुछ नहीं बोला ना। कल के दिन जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें बोल रहा था, उसमें स्पेसिफाई कर रहा था, या ऐसा कुछ नहीं बोला। वन बॉल इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द टू बॉक्सेज एंड इट इज रेड। हमने एक बॉल किसी एक बॉक्स से पिक किया, उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी। अब क्या बोल रहा है, इट इज रेड, वो रेड है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बॉक्स वन, इट केम फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स, पहले बॉक्स से हो। अब मुझे ये बताओ, अगर आप पहले बॉक्स से जाएंगे या दूसरे बॉक्स से, दोनों आइडेंटिकल है। आपकी आंखों में पट्टी बांध दी गई और हमने बोला कि आप बॉक्स वन की तरफ या टू की तरफ, दोनों बॉक्स रखे, एक बॉक्स से बॉल निकालनी है, तो बेटा क्या वो डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी हो गई? क्या वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई कि या तो हम एक पहले बॉक्स से निकालेंगे या फिर दूसरे बॉक्स से निकालेंगे, बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल। और वो बॉल पहले बॉक्स से हो और वो भी रेड हो, वो बॉल पहले बॉक्स से हो और वो भी रेड हो। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल रेड फ्रॉम बॉक्स वन। बात समझ में आई? आया ना? पहले ये बताओ, इतना समझ में आया? आंसर भी निकाल दिया। स्वप्निल, किसका आंसर बता रहे हो? इस वाले का या लास्ट वाले का? किसका आंसर बता रहे हो बेटा? चलो पहले मुझे ये बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं? फिर से रिपीट करो, कमेंट करो मेरे लाल, कमेंट करो, ये बात समझ में आई या नहीं, या फिर से रिपीट करो। समझ में आ गया? चलो फिर से रिपीट करता हूं, सुनना, फिर से रिपीट करता हूं, सुनिएगा। ए बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू बॉल एंड 4 रेड बॉल, अनदर आइडेंटिकल बॉक्स कंटेन 2 ब्लू बॉल एंड 5 रेड बॉल। दो आइडेंटिकल बॉक्स हैं आपके पास, आपके पास दो आइडेंटिकल बॉक्स हैं, ठीक है? एक है बॉक्स वन, ये है बॉक्स वन, और ये है बॉक्स टू, ठीक है? समझ में आ गया? क्या बोल रहा है? पहले बॉक्स में 3 ब्लू हैं और दूसरे बॉक्स में 2 ब्लू हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है? पहले बॉक्स में 4 रेड है और दूसरे बॉक्स में 5 रेड है, 5 रेड है। इसमें भी 7 बॉल है, इसमें भी 7 बॉल है, इसमें भी टोटल बॉल, इसमें भी टोटल बॉल। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? 1 बॉल इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द 2 बॉक्सेज, किसी भी दो में से एक से बॉल पिक की जा रही है, एंड इट इज रेड, एंड इट इज रेड। कल के दिन हम क्या कर रहे थे? बॉक्स 1 से एक निकाला, बॉक्स से एक निकाला, वापस रख दिया, फिर एक निकाला, वो अलग कंडीशन थी। हमने एक निकाला फिर वापस नहीं रखा, दूसरी निकाली, वो अलग कंडीशन थी। आज दो अलग अलग बॉक्स है और हमें एक बॉल निकालनी है किसी भी एक बॉक्स से, हमें एक बॉल निकालनी है किसी भी एक बॉक्स से। क्या बोल रहा है? 1 बॉल इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द 2 बॉक्सेज एंड इट इज रेड। अच्छा, अगर इस वाले बॉक्स से मैं बॉल निकालूं, उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इस वाले बॉक्स से मैं बॉल निकालूं, इसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 2 3 4, 4/7। इस वाले बॉक्स से अगर मैं बॉल निकालूं तो इसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/7। लेकिन हमारे पास दो आइडेंटिकल बॉक्स हैं, या तो मैं इससे निकालूंगा या फिर इससे निकालूंगा। ये कंडीशनल हो गई क्या? ये कंडीशनल हो गई क्या? या तो बॉक्स 1 से निकालेंगे या तो बॉक्स 2 से निकालेंगे, दोनों आइडेंटिकल हैं। अगर हम बॉक्स 1 की तरफ जाएंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी, पहले तो हमारा यही चूज करना पड़ेगा ना कि किस बॉक्स से आप निकाल रहे हो। अगर हम बॉक्स 1 से निकालेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और बॉक्स 2 से निकालेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। बात समझ में आई? तो बॉक्स 1 से रेड होने की प्रोबेबिलिटी 4/7 इंटू 1/2, और बॉक्स 2 से रेड होने की प्रोबेबिलिटी 5/7 इंटू 1/2। बात समझ में आई कि नहीं? ये है कंडीशनल, ये है कंडीशनल।
अब क्या बोल रहा है, दी प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बॉक्स 1, बॉक्स 1 से प्रोबेबिलिटी है ये, तो दैट मीन्स कितना हो गया 4/7 इंटू 1/2 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी 4/7 इंटू 1/2 प्लस 5/7 इंटू 1/2, इसको बोलते हैं बेटा टोटल प्रोबेबिलिटी। ये बॉक्स 1 की प्रोबेबिलिटी, ये बॉक्स 2 की प्रोबेबिलिटी, और ये बॉक्स 1 से हो तो 1 की प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, ये आपसे पूछ रहा था। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। इसको बोलते हैं रूल ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। कितना आसान सा है। मैंने आपको क्या बोला, एक टॉस किया, हेड आया तो बॉक्स 1 के पास गए, टेल आया तो बॉक्स 2 के पास गए। इन्होंने क्या बोला, आइडेंटिकल बॉक्स है, हम एक बॉल पिक करते हैं किसी भी एक बॉक्स से, तो वही तो हो गया, या तो बॉक्स 1 या तो बॉक्स 2, तो 1/2 पहले प्रोबेबिलिटी। अब ये बॉक्स 1, ये बॉक्स 1 की प्रोबेबिलिटी है, ये बॉक्स 2 की प्रोबेबिलिटी है, ये बॉक्स 1 से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई, ये बॉक्स 2 से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई, और वो बॉल फर्स्ट बॉक्स से होना चाहिए, तो फर्स्ट बॉक्स से रेड होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। अभी बताओ समझ में आया कि नहीं, 1/2 वाला रिपीट कर दे, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से करते हैं, फिर से करते हैं, सुनो, फिर से करते हैं। आपके पास बेटा एक बॉक्स है, बॉक्स 1, एक बॉक्स है 2, ये बॉक्स 1 में कुछ बॉल्स हैं और ये बॉक्स 2 में कुछ बॉल्स हैं। बॉक्स 1 में आपके पास जो 3 ब्लू हैं और इसमें 2 ब्लू हैं, बॉक्स 1 में आपकी 4 रेड है, इसमें आपकी 5 रेड है, ठीक है। अब सुनना क्या बोल रहा है, ए बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू बॉल्स एंड 4 रेड बॉल, ये हो गया। अनदर आइडेंटिकल बॉक्स सेम है, सिमिलर है, कंटेन्स 2 ब्लू एंड 5 रेड बॉल्स, ठीक है। 1 बॉल इज पिक्ड एट रैंडम। अब हमसे बोला गया बेटा 2 बॉक्स रखे, आपको नहीं पता कौन सा बॉक्स 1 है कौन सा बॉक्स 2 है, नीचे स्लिप लगी है एक बॉक्स 1 की एक में बॉक्स 2 की, या साइड से स्लिप लगी है बॉक्स 1 की बॉक्स 2 की। आपसे बोला जाए कि बेटा आप एक बॉल पिक करो, आप एक बॉल पिक करो, वो बॉल अगर इस बॉक्स से होगी या तो इस बॉक्स से होगी। अच्छा, तो बॉक्स 1 से पिक करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बॉक्स 2 से पिक करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हाँ या ना। अगर मैं इसकी तरफ जाऊंगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और इसकी तरफ जाऊंगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। अरे किसी एक बॉक्स को चूज करना है, जैसे टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ऐसे हमने बोला 2 आइडेंटिकल बॉक्स में किसी एक बॉक्स से, क्या बोल रहा है, 1 बॉल इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम 1 ऑफ द 2 बॉक्सेज। 2 बॉक्स रखे, उनमें से किसी एक से बॉल पिक करना है। तो मुझे बताओ, अगर इससे पिक करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इससे पिक करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, हाँ या ना। इतना समझ में आया, यस और नो। इससे पिक करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इससे पिक करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। हमें नहीं पता, दोनों आइडेंटिकल बॉक्स है, किसी भी एक से, क्या बोल रहा है, 1 बॉल इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम 1 ऑफ द 2 बॉक्सेज। 2 बॉक्स में से किसी एक बॉक्स से पिक करना है एक बॉल को, ये 2 में से किसी एक बॉक्स से एक बॉल पिक करना है आपको, और जो बॉल आपको पिक करनी है वो रेड होनी चाहिए। तो अगर हम बॉक्स 1 की तरफ जाएंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, बॉक्स 2 की तरफ जाएंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। क्वेश्चन अगर ऐसा पूछता कि आपको बॉक्स 1 से बॉल पिक करनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी रेड होने की क्या होगी, बॉक्स 1 से पिक करनी है, हमारे पास ऑप्शन 1 है, 2 भूल जाओ। फिर अगर पूछता आपको बॉक्स 1 से बॉल पिक करनी है, उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम सीधे से बोल देते 4/7। क्यों दिमाग लगाते, बोल देता बॉक्स 2 से आपको एक बॉल पिक करनी है, उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी हम सीधे बोल देते 5/7। उसने क्या बोला, 2 आइडेंटिकल बॉक्स है और एक बॉल उन दोनों में से किसी एक बॉक्स से पिक करनी है। अब ये कंडीशन हो गई, या तो बॉक्स 1 से या फिर बॉक्स 2 से, तो प्रोबेबिलिटी डिवाइड हो गई ना। अब चांसेस एक से भी हो सकता है, 2 से भी। अब आपके आंखों में पट्टी बांध दिया जाए,
आपको बोला जाए कि बेटा 2 बॉक्स रखे, एक बॉल निकालनी है, अब आप या तो 1 से निकालोगे या फिर 2 से निकालोगे, तो आधा आधा चांस हो गया ना, आधा आधा चांस हो गया ना बेटा, तो वो प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2। अब इस बॉक्स से अगर निकालेंगे तो इससे रेड होने की प्रोबेबिलिटी 4/7, और इससे निकालेंगे, इससे रेड होने की प्रोबेबिलिटी 5/7, क्योंकि इसमें टोटल 7 बॉल है और 5 रेड है, इसमें टोटल 7 बॉल है और रेड 4 है। ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि बॉक्स ये रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, वो क्या पूछ रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स, पहले बॉक्स से ही वो बॉल हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और वो बॉल रेड हो, वो पहले बॉक्स से हो, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो बॉक्स 1 की बॉल है और साथ में वो आपकी रेड है। क्योंकि रेड हमने क्यों लिया, रेड अपॉन में क्यों लिया, क्योंकि रेड दोनों से रेड होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि इसकी भी रेड हो ये भी रेड हो, तो इसलिए हमने अपॉन में रखा कि रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, और हमने क्या किया, बॉक्स 1 से, तो बॉक्स 1 से रेड होने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 इंटू 4/7 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी दिस प्लस दिस, 1/2 इंटू 4/7 प्लस 1/2 इंटू 5/7, दैट्स ऑल। अभी समझ में आया कि नहीं? सर इसको कॉम्बिनेशन से बनाओ प्लीज। बेटा ये टोटल प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, क्यों उसको जबरदस्ती टफ कर रहे हो, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। आप देखो ना, दी प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स। अरे वेट करो, अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, और एक के बाद एक जब क्वेश्चंस होंगे तब आपको क्लैरिटी आएगी। आप ये क्यों सोच रहे हो कि मैं पहला क्वेश्चन करूं और पहले क्वेश्चन से ही मुझे एकदम पूरा क्लियर हो जाए, ये प्रोबेबिलिटी है बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। डन, यस, ठीक है सर। चलो और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं, अभी जस्ट शुरुआत है ना। मैं आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, इतने क्वेश्चन आपके हो जाएंगे कि आपको अपने आप क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा। अच्छा, आपको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा, अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस, कितना ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे ना। अब क्या है, अब देखो ना क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स, इस बॉक्स से होना चाहिए। तो बेटा क्या इस बॉक्स के होने की प्रोबेबिलिटी नहीं कुछ होगी, और इस बॉक्स का पूछा गया तो इस बॉक्स की प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं हो जाएगी, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का पार्ट नहीं हो जाएगा। कैसे कॉम्बिनेशन से करोगे आप, समझे? बस अब पकड़े हो आदित्य। चलो और करते हैं, और करते हैं, टाइम काफी हो गया। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। देखो जरा, in a factory, 2 machine M1 and M2 manufactures 60% and 40% of the auto components respectively. Out of the total production, 2% of M1 and 3% of M2 are found to be defective. फिर से आगे ये डिफेक्टिव वाला क्या बोल रहा है, if a randomly drawn auto component from a combined lot is found defective, what is the probability that it was manufactured by M2? आपको क्या निकालना है, पहले M1 और M2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर उसके बाद वो M2 का हो तो M2 वाला अपॉन टोटल। करो जल्दी से, करो जल्दी से, करो जल्दी से। एक की 60% मतलब 0.6 है प्रोबेबिलिटी, एक की 40% 0.4 है। M1 की 2% डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है और M2 की 3% डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है। पूरा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, चलो सॉल्व कर ले। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय M2? तो प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको M2 की। तो बेटा M2 की कितनी है, 3% M2 डिफेक्टिव होगा और M2 का प्रोडक्शन 40%। 40% का मतलब हो गया 40/100 इंटू 3% का मतलब हो गया 3/100। ये हमारा M2 का हो गया अपॉन M1 प्लस M2 दोनों का। तो M1 का कितना था 60%, तो 60/100, उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 2%, तो 2/100 प्लस M2 का तो यही हो जाएगा 40/100 इंटू 3/100। सॉल्व कर लो, 100 100
100 100 100 100 सब कैंसिल हो गया। 40 इंटू 3 120 अपॉन 16 इंटू 2 120 प्लस 120 कितना 1/2 आ रहा है क्या आंसर? 0.5। ये लो आंसर। बात समझ में आई? अभी नहीं समझ में आई? रिलेट करने का ट्राई करो। नहीं समझ में आ रहा मैं फिर समझाऊंगा, नहीं समझ में आ रहा मैं फिर समझाऊंगा। चलो रिलेट करने का ट्राई करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा किसको किसको समझ में आ गई बस वो बताओ, किसको किसको समझ में आ गया? मैं फिर से रफ कर रहा हूं, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं। अभी बताओ किसको किसको समझ में आ गया? आने लगी है सर। किसको किसको समझ में आ गया? ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ। जितने भी बच्चे यार 30 के आसपास बच्चे प्रेजेंट हो, ईमानदारी से बताओ किसके समझ में आ गया? टोटल प्रोबेबिलिटी किसी एक की टोटल के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, किसी एक की टोटल के। और अभी तक आप क्या निकालते थे? प्रोबेबिलिटी इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। अब यहां पर दो अलग अलग इवेंट दे दिया गया है, एक के इवेंट की प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल पहले और दूसरे दोनों की प्रोबेबिलिटी। अब ये हो गया कंडीशनल में, क्या डिफरेंस है? बस आप समझने का ट्राई नहीं करना चाहते, थोड़ा सा उसको फील करो, समझो। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, मुझे आ गया। सिंधे पवन कोई बात नहीं, डन, आ गई समझ, कोई बात नहीं। मैं फिर बताता हूं। अरे क्या होता है बेटा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कब तक नहीं समझ में आएगी? सोचो ना आप, समझ में तो आएगा, जस्ट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी देखो फिर समझाता हूं क्या बोल रहा है। इन अ फैक्ट्री 2 मशीन, एक मशीन M1 है, एक मशीन M2 है, मैन्युफैक्चर 60% एंड 40% ऑफ ऑप्टो कंपोनेंट। तो M1 कितना मैन्युफैक्चर करता है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 मतलब कितना मैन्युफैक्चर करता है वो हम निकाल रहे हैं 60%। कितना 60%? 60/100 कितना हो गया? 0.6। और M2 कितना मैन्युफैक्चर करता है? 40%, 40/100 कितना हो जाएगा हमारा? 0.4। अब क्या बोल रहा है? आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, जो भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसका 2% ऑफ M1 एंड 3% M2 आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो जो बेटा M1 का डिफेक्टिव है, जो हमारा M1 का डिफेक्टिव है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस फ्रॉम M1, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 डिफेक्टिव वो कितना है? 2%। तो ये 2% हो गया। 2% का मतलब 2/100 मतलब 0.02। और प्रोबेबिलिटी ऑफ M2 जो डिफेक्टिव है वो कितना हो गया? 3%। तो 3/100 इक्वल टू 0.03। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है इफ a randomly drawn auto component from the combined lot is found defective, what is the probability that it was measured by M2? हमने देखा कि वो प्रोबेबिलिटी हम एक रैंडमली पिक कर रहे हैं और वो डिफेक्टिव है, तो वो M2 से होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो बेटा M2 से डिफेक्टिव। अब M2 में टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 0.4 का, और उसमें डिफेक्टिव कितना है? 0.03। तो M2 से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 0.4। ये M2 का प्रोडक्शन है, उसमें डिफेक्टिव कितना है? 0.03। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स हो गई। अपॉन टोटल कितने डिफेक्टिव है? तो हमारा पहले M1 का कितना हो गया? तो 0.6 इंटू 0.02 प्लस 0.4 इंटू 0.03। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके जो आएगा वो आंसर आ रहा है 0.05। ये हमारा आंसर हो गया। बताओ क्या ही था क्वेश्चन में यार? सर थोड़ा सा नहीं आया, बस थोड़ा सा नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएगा। कंबाइंड से पता चला क्या करना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी तो जस्ट इतना है ना कि 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। अब आप एक बात समझा, कभी भी आपका कंडीशनल हो, अब ये कंडीशनल कैसे पता चलेगा? आपका 2 अलग अलग इवेंट दिए हो,
और उन दोनों को मिक्सअप करके आपको प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं। अभी क्या बोला, दो अलग अलग कंपनी है, M1 और M2 मैन्युफैक्चर कंपनी है, ठीक है। अब वो किसी एक का होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये डिपेंड हो गया ना टोटल का, क्योंकि सबको तो एक साथ मिक्सअप कर दिया गया। आप समझो ना कहां पर बेटा आपको कॉम्बिनेशन लेना है, कैसे वो हमारा डिपेंड कर रहा है। कंडीशनल कैसे है, वो कंडीशनल ऐसे है जब हमारे दो अलग अलग इवेंट को मिक्सअप कर दिया जाए। अब एक इवेंट है E1 और उसका डिफेक्टिव, दूसरा इवेंट है E2 उसका डिफेक्टिव, तो वो डिफेक्टिव दोनों का मिक्सअप कर दिया ना, तो वो जो मिक्सअप किया वो आगे से ही तो मिक्सअप होके आ रहा है, तो वो दोनों क्या हो गया, कंडीशनल हो गया। तो कंडीशनल कैसे होगा, पहले क्वेश्चन को समझना सीखो, और जब क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि ये सिंपल का नहीं है कंडीशनल का है, तो फिर तो आराम से हम लोग कर ले जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है, थोड़े क्वेश्चंस और करेंगे, आराम से समझ में आएगा। डन सर, आ गया समझ में, मतलब इस तरह बताया तो आ गया, पहले जल्दी से कर दिया तो नहीं आया, कोई बात नहीं। अभी दूसरा क्वेश्चन है, सोचो अगर 10 क्वेश्चन ऐसे कर लिए हमने तो क्या तब भी नहीं आएगा? ऐसा कुछ हो सकता है? मैं पढ़ाऊं और समझ में ना आए? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं अभी तो सिर्फ 2 तरीके बताए हैं, अभी तो और बताने दो, क्वेश्चंस आने दो। और आपको बताऊं आज जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, ऑल क्वेश्चंस आर PYQ ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग। पता है आपको, ये क्वेश्चन केमिकल का PYQ है, ये क्वेश्चन केमिकल का PYQ है, ये क्वेश्चन केमिकल का PYQ है, ये भी क्वेश्चन केमिकल का PYQ है, और जितने भी क्वेश्चंस आपको ये कराए थे ये भी केमिकल का PYQ, ये भी केमिकल का PYQ, ये भी केमिकल का PYQ, ये भी केमिकल का PYQ। सारे क्वेश्चन आप केमिकल इंजीनियरिंग के PYQ कर रहे हो। अब आपको फील आ रहा है जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं वही गेट एग्जाम का पार्ट है, गेट एग्जाम के ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये फीलिंग है, एक बार में नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी। आप ये सोच रहे हो अगर कि मैं सर के 6 लेक्चर कर लूंगा, 10 लेक्चर कर लूंगा, उसके बाद मैं प्रोबेबिलिटी का मास्टर हो जाऊंगा, तो बेटा मैं पहले से बता दूं जब तक आप मेरे प्रैक्टिस सेशन नहीं करोगे कम से कम 10, तब तक आप प्रोबेबिलिटी के मास्टर नहीं हो सकते। और प्रोबेबिलिटी के मास्टर बनना है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये प्रोबेबिलिटी है, ये खाना खाना नहीं है कि आपने एक बार खाया पेट भर गया चलो अब चलते हैं। इसमें पेशेंस की नीड पड़ेगी, इसमें प्रैक्टिस की नीड पड़ेगी, और तब जाके हमारा इसमें परफेक्ट होंगे। ट्रिपल P का कॉम्बिनेशन है पेशेंस, ठीक है, पेशेंस के बाद प्रैक्टिस और देन परफेक्शन, और दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी, है ना। तो P का 3P है ये, तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखो और अभी रुको, मुझे प्रैक्टिस कराने दो, प्रैक्टिस करो, और फिर इसके बाद आप परफेक्शन ना आए तो बताना कि प्रोबेबिलिटी नहीं समझ में आई, वेट करो थोड़ा, ठीक है। चलो सर, इसरो में केमिकल इंजीनियर का रोल क्या होता है? इसरो का प्रोडक्ट क्या होता है, पहले वो बताओ मुझे। इसरो का प्रोडक्ट क्या होता है आपको नहीं पता? अब फिर कहीं पर भी यार फ्यूल की बात हो रही है, कहीं पर मिसाइल की बात हो रही है ना, तो क्या आपको क्या लगता है इसमें केमिकल इंजीनियर की नीड नहीं होगी? बिना रिएक्शन के ये सब हो जाएगा, फ्यूल कहां से आएगा, वो केमिकल की नीड नहीं पड़ेगी। ऐसी बात कर रहे हो भाई, ठीक है। चलो तो आज इतने ही रखते हैं, है ना, 11:15 होने वाला है, आज इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास की तरफ मूव करेंगे। बट आज की स्ट्रेंथ इज वेरी पुअर, वेरी पुअर, और ये स्ट्रेंथ रही तो प्रोबेबिलिटी कितने लेक्चर और रह गए? अब नेक्स्ट क्लास में भी टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो अप्रोक्स आपके 8 से 10 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर एक सेशन वो हो जाएगा, देन स्टैटिस्टिक्स के लिए एक ही सेशन में कंप्लीट कर दूंगा, 2 हो जाएंगे, और फिर इसके बाद बाइनोमियल के आपके एक सेशन, पॉइजन का एक और नॉर्मल का एक, 5 सेशन और होंगे, ठीक है। मतलब कि नेक्स्ट फ्राइडे तक आपका प्रोबेबिलिटी कंप्लीट, नेक्स्ट फ्राइडे तक आपका प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। और समझ लीजिए उसके बाद आपके कम से कम 4 से 5 प्रैक्टिस सेशन लूंगा, और बाकी जो मैंने कराए हुए हैं उनकी लिंक आपको दे दूंगा, उतने में आप प्रोबेबिलिटी में परफेक्ट हो जाएंगे, ये मेरा आपका प्रॉमिस है। लेकिन अगर इन 4 से 5 सेशन में आपकी स्ट्रेंथ मेंटेन नहीं होती तो प्रोबेबिलिटी के बाद आपका मैथमेटिक्स एंड कर दूंगा,
ठीक है, आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो फिर अभी ठीक है बेटा, अभी हम ये सेशन एंड करते हैं। ठीक है, सीआरई अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं की तो बेटा प्लेनेट गेट में मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 के नाम से प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए, मिल जाएगा। नहीं मिलता मुझसे बताइए, मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन स्टार्ट कर दो। और हम लोग 21 से इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे स्पेशल क्लास में। तो अगर आप साथ साथ चलोगे ना तो आप यहां से यूट्यूब से कंप्लीट करते रहो, यूट्यूब वालों को मैं प्लस वालों को मैं प्लस में पढ़ा रहा हूं, और आप लोग एक साथ मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप यहां से कंप्लीट करते जाओ, जो आपका डाउट होगा वो डाउट भी साथ में क्लियर होता जाएगा, है ना। कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आया, कहीं पर कोई डाउट रह गया है, वो डाउट भी आप स्पेशल क्लास में मुझसे क्लियर करते जाओगे। तो जितने भी स्टूडेंट हो ना, सब सीआरई स्टार्ट कर दो अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया। और ये प्लेनेट गेट में 4 मॉड्यूल में मॉड्यूल 1 एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करने का ट्राई करो। ठीक है, मैं बेटा सीवीआरएस काइनेटिक्स तक प्लस में पढ़ा चुका हूं। आज के दिन मैंने हाफ लाइफ मेथड पढ़ाया है, कल के दिन मैं इनको पढ़ाऊंगा फ्रैक्शनल लाइफ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। देन इसके बाद वीवीआरएस की काइनेटिक्स स्टार्ट हो जाएगी। जब 21 से हमारा स्टार्ट होगा तो काइनेटिक्स फॉर द सिंगल रिएक्शन तक का पूरा पार्ट हो चुका होगा। तो एज सुन एज पॉसिबल आप लोग भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करने का ट्राई करो, और मंडे तक कम से कम सीवीआरएस तक का काइनेटिक्स कवर कर लो, ताकि आप लोग न्यूमेरिकल्स में अपना पार्टिसिपेशन शो कर पाओ, आपको न्यूमेरिकल्स समझ आ पाए। पीछे पीछे चलने का कोई मतलब नहीं है बच्चों। ठीक है, चलो। और ये बेटा आपका रिकॉर्डेड कोर्स, अगर आप रिकॉर्डेड के साथ मूव करते हैं तो सिर्फ आपको लेक्चर्स मिलते हैं, कोई सपोर्ट नहीं होता। यूट्यूब में आप मूव करते हैं तो लाइव और रिकॉर्डेड, है ना। इसके अलावा आपको मेरा जो सपोर्ट मिल जाता है स्पेशल क्लास में, जो कि सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में ही है ना। तो मैं आपको स्पेशल क्लास में न्यूमेरिकल कॉन्सेप्शंस प्रोवाइड कर देता हूं, आपको सारा वहां पर डाउट क्लियर कर दूंगा, है ना। लेकिन अगर आप और कहीं से यूट्यूब में मूव करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, और कहीं पर फुल कोर्स भी आपको नहीं मिलता है बेटा। अनअकैडमी प्लस की बात करेंगे तो आप देखिए ऑन टाइम क्लास होती है, क्योंकि यहां पर हमारा फाइन लगता है तो हम लोग लेट नहीं कर सकते। वीकली क्विज होती है, ठीक है। अभी इस संडे को सीआरई की क्विज है। डेली असाइनमेंट, डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोग देते रहते हैं सॉल्व करने के लिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इनको मिलती है, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस के फॉर्म में इनको मिलता है। जैसे कि मैंने अप्रोक्सीमेटम 250-300 क्वेश्चन के आसपास, 250 से 300 क्वेश्चन के आसपास इनको असाइनमेंट में दिया है, पता है आपको। ठीक है, मैथमेटिक्स में ऑल ब्रांच। अच्छा, अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब यहां पर आप ब्रांच लेंगे तो MECH अंडर 1 सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। क्लासरूम एनवायरनमेंट एकदम गजब रहता है, डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है ना। हर थर्ड के बाद 4th सेशन लाइव पोल रीडर बोर्ड रहता है बेटा, पर्सनल गाइडेंस आपको मिल जाता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है, चूज योर ओन एजुकेटर, आप कौन सा सब्जेक्ट किससे पढ़ना चाहते हैं। कम से कम एक सब्जेक्ट के 2 फैकल्टी रहते ही रहते हैं। नोट्स आफ्टर क्लास आप उसको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। मल्टीपल एग्जाम के लिए हम पूरा डिटेल में आप लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है, सीरियसली टीचिंग होती है वहां पर, सीरियसली लर्निंग होती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं वहां पर हमें क्रिएट करता, है ना। जैसे यहाँ पर यूट्यूब में कोई भी आके कुछ भी कमेंट करने लगता है ना। एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस ये आपको कॉन्टिन्यूसली मिलता रहता है, जो कि मैं आप लोगों को अभी ऐप आपके पास नहीं है, आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाओ, ठीक है, और वहां पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप या लर्नर ऐप आप टाइप करो, जो सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा अनअकैडमी का लोगो बना होगा इस टाइप का, उसी को इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, और इसके बाद उसमें मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से रजिस्टर कर देना, ओटीपी आएगा दोनों में, उससे आप उसको वेरीफाई कर देना, आपका ऐप चालू हो जाएगा। मुझे सर्च करने के लिए मेरा नेम से शैलेंद्र कुमार या मेरा कोड SKS50 से मुझे सर्च कर लेना, मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। उसे आप क्या करना, इनरोल या फॉलो का ऑप्शन होगा, फॉलो पे क्लिक करोगे, फॉलोइंग हो जाएगा, और इसके बाद मेरा कोई भी सेशन होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, इसके अलावा आपको ग्रुप में भी मैं शेयर करता रहता हूं, टेलीग्राम में मुझे फॉलो कर लो, है ना। मेरे स्टेटस पे भी रहता है, तो वहां से आप व्हाट्सएप में चेक कर लिया करो, और बस सुपर फॉर्म में अपनी जर्नी कंटिन्यू करो। ठीक है देवांग सर, सीआरई की लिंक शेयर करना। बेटा सीआरई की लिंक कौन सी, प्लस वाली या स्पेशल वाली? स्पेशल की क्लास में 21 से है, जिसकी लिंक ऑलरेडी बनी हुई है। आप मेरे स्पेशल क्लास में जाओ, फ्री स्पेशल क्लास करके एक ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करना, उसमें आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा 21 का सीआरई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के नाम से होगा। ठीक है, चलो यस 9:30 PM। क्या बेटा 9:30 PM?
हाँ सेम टाइम कल भी, डेली बेटा सेम टाइम रहता है, ठीक है, अनअकैडमी ऐप पर फ्री में। यस ठीक है, थैंक्स। चलो तो फिर आज का क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ का केयर करिए, अपनी केयर करिए, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, तभी आप फाइट कर पाएंगे। किसी भी तरह की कोई भी हेल्प की नीड है, आप मुझे टेलीग्राम में टैग करके ग्रुप में आप मेंशन कर दीजिए, है ना, आपको वहां से रिप्लाई मिल जाएगा, या आप मुझे मैसेज कर देंगे, वहां से आपको कॉन्टिन्यूसली आपको किसी भी तरह का डाउट है वो सब डाउट मैं आपके क्लियर करता रहूंगा। बस मैं चाहता हूं आपका फ्यूचर, आपका कैरियर ब्राइट हो और आप बहुत आगे तक जाए। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का क्लास एंड करते हैं। कल के लिए रेडी रहिएगा, नाइट का भी क्लास होगा 11:15 से, प्रैक्टिस सेशन, उसको भी ज्वाइन करेंगे। अभी का क्लास एंड करेंगे। थैंक यू, लव यू ऑल एंड जय हिंद दोस्तों।